Hello guys, welcome to my channel Somesh Gupta Education Mantra. I hope you all are good and you are enjoying your studies and enhancing your knowledge as well. इस वीडियो में हम आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है और पार्ट 3 में है उसके बारे में और आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या, तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या होता है, ये किस चीज़ को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 जो होता है वो डिफिनेशन देता है स्टेट्स की। चलिए देखते हैं किसको आर्टिकल 12 के अधीन स्टेट की कैटेगरी में रखा गया, स्टेट है क्या। इसको हम वन बाय वन बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। स्टेट को जानने के लिए सबसे पहले उसकी डिफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग इसकी डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, क्या डिफाइन करता है हमारे संविधान में स्टेट को। देखिए लिखा द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। Hence, Article 12 has defined the term for the purpose of Part 3। इसका मतलब है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको कई अलग अलग प्रोविजंस में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे कि प्रोविजंस का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे कई आर्टिकल्स हमारे इसमें दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स में, और जैसे कि 15, 14, 16 ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें राज्य वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है, राज्य वर्ड का यूज़ किया गया है, इसी वजह से इसे अनुच्छेद 12 जो कि पार्ट 3 के उद्देशिका के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको पार्ट 3 जो है के उद्देशिका के तहत अनुच्छेद 12 को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि राज्य की कैटेगरी में आएगा क्या, कौन सी चीज़ें राज्य कहलाएंगी, स्टेट कहलाएंगी। ठीक है, तो स्टेट क्या क्या कहलाएगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फिर दूसरा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, और जो संसद है जिसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं भारत सरकार को, और पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेटिव, जो विधान जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, ये भी समझना बहुत आवश्यक है। देखिए लेजिस्लेचर वो होता है जिसका जहाँ पे कोई कानून लॉज बनते हैं, ठीक है, उन लॉज को इन्फोर्समेंट करवाने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, जिसको हम भारत सरकार या स्टेट में जो कानून बनते हैं उसके एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। जो यूनियन में बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट के बाद, यानी कि भारत सरकार के पास में उसकी पावर होती है एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, दूसरा है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, जो राज्य सरकार है और विधान जो है, ठीक है, लेजिस्लेचर जो स्टेट की है, जो कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन स्टेट के कहलाते हैं, वो स्टेट की कैटेगरी में आएंगे। समझने वाली बात है यहाँ पे, स्टेट की कैटेगरी में क्या आ रहा है, ये जो हमारी भारत सरकार है पार्लियामेंट, ये स्टेट की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इसके बाद सेकंड आपका मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है और लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट ऑर्गन जो है वो भी किसके कैटेगरी में आता है, स्टेट की डिफिनेशन के अंतर्गत आता है, इसको स्टेट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आता है, लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं। लोकल अथॉरिटीज़ में पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ETC, ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। ठीक, जो कि स्टेट की परिभाषा के अधीन वो स्टेट कहलाएंगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कि जितने भी लोकल अथॉरिटी जितने भी अदर अथॉरिटीज़ हैं जो स्टेचुरी हों
या नॉन स्टेचुटरी, वैधानिक हों और असंवैधानिक हों, वो सारी अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो भी आपकी इसी स्टेट की परिभाषा में आती हैं। जैसे कि LIC हो गई, तो ये कोई संवैधानिक कोई वो नहीं है, पर नॉन स्टेचुरी हैं, पर फिर भी वो क्या होगा, वो भी स्टेट की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, LIC हो गया है, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सारे आपके अदर अथॉरिटीज़ हैं जो कि स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ साथ इसके अलावा एक बात मैंने कही थी कि प्राइवेट बॉडीज़ जितनी भी हैं, क्या कहा मैंने, प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट कोई भी फंडामेंटल वायलेशन के लिए आप नहीं जा सकते कोर्ट। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उन पे ही एप्लीकेबल होते हैं वायलेशन में जो स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य की परिभाषा में जिनको राज्य बोला गया है, राज्य बताया गया है, वो सारे गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने की, वो प्रोटेक्ट करने की। अगर कोई भी वायलेशन होता है उनके किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का, तो उसी स्टेट अथॉरिटी, वो जो जिसको स्टेट बोला गया है, उस अथॉरिटी के अगेंस्ट कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं और कोर्ट उसके अधीन उसको सुनवाई करेगी। ठीक है, जो भी कंक्लूज़न निकलता है उसके अकॉर्डिंग ही वो होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके अलावा क्या है कि देखिए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई, मैंने बोला कि प्राइवेट बॉडी जो होती है उसको हम इसके स्टेट की कैटेगरी में नहीं रखते। इसके बाद एक स्टेटमेंट आया था, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी working as an instrument of the state falls within the meaning of state under आर्टिकल 12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कोई भी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, के अनुसार क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या, किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एजेंसी किसी भी स्टेट राज्य की संस्था की तरह काम कर रही हो, राज्य की बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, तो उसको हम राज्य की परिभाषा में ही रखेंगे। कोई निजी बॉडी हो या एजेंसी हो, फिर भी वो कहलाएगी स्टेट। परिभाषा जो है स्टेट की, उसके अधीन उसको भी स्टेट माना जाएगा। तो जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट की परिभाषा में एज ए स्टेट क्या क्या है, किसको स्टेट कहा गया है, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी। वो स्टेट जो भी हैं वो सारे लायबल होते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, और ये हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लायबल होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है स्टेट के अगेंस्ट में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, केवल स्टेट का अधिकार है कि वह इंडिविजुअल के राइट्स को सिक्योर करे। इसलिए किसी प्राइवेट के अगेंस्ट में आप अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये याद रखने वाली बात है। किसी भी प्राइवेट पार्टी के लिए हम वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये मात्र फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं, ये याद रखिएगा। और इसी के तहत हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जहाँ पे भी अपील कर सकते हैं, उसके ही तहत हम वायलेशन के लिए उसको रिपेयर करने के लिए अपील करते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल राइट थे हमारे, उसका आर्टिकल 12 पर जो स्टेट को डिफाइन करता है उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। आपको समझ में आ गया स्टेट की परिभाषा में क्या क्या आता है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और आपका लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, ये सारे स्टेट कहलाते हैं। और मैंने एक आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा प्राइवेट अथॉरिटीज़ के लिए, प्राइवेट एजेंसीज़ के लिए, कि उसको स्टेट कब माना जाएगा। ठीक है, अगर वो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही होगी तभी माना जाएगा, अदरवाइज़ उसको हम स्टेट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जानकारी है, जो मैं आपको देना चाहूँगा इसके अधीन। आर्टिकल 12 जो है, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, वो मात्र जो हमारा संविधान है उसके पार्ट 4 और 3 को ही डिफाइन करता है, उसके लिए ही एप्लीकेबल है, अदर के लिए नहीं है। याद रखने वाली बात है, आर्टिकल 12 जो है, जो संविधान का पार्ट 3 और 4 है, उसी के लिए ही एप्लीकेबल है। मुझे लगता है आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आर्टिकल 12 के बारे में। इसके आगे नेक्स्ट अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो आप थोड़ा समझिए। इन शॉर्ट में स्टेट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं का उल्लंघन या फिर उसको वायलेट करके बनाया गया हो, क्योंकि ऐसा करा जाता है, ऐसा होता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है और इनवैलिड माना जाता है। कहने का मतलब उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, उस कानून को, उस लॉ को, उस ऑर्डर को, उस ऑर्डिनेंस को लीगल या वैलिड नहीं माना जाएगा, वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद लिखा हुआ आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। कहने का मतलब ये है इसमें भी कि अनुच्छेद 13 घोषित क्या करता है कि मूल अधिकार जो होते हैं उसका असंगत, या मतलब ये होता है कि उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां जितनी भी होंगी वो सारी की सारी वॉइड कहलाएंगी। यानी कि जो मैंने अभी सबसे पहले बताया कि बिना फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करके कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है, 32 जो है, वो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। और अनुच्छेद 222 जो है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को 32 और हाई कोर्ट को 226, ये पावर्स प्राप्त हैं उसके द्वारा, उसको मिलती हैं। ठीक है, जिससे क्या कर सकता है वो, जो किसी, ये पावर्स के अधीन क्या कर सकता है, किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इसके अधीन जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर ये पाए कि ये मूल अधिकारों का हनन करके, उसका उल्लंघन करके बनाया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको इनवैलिड घोषित कर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड घोषित कर सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास होती हैं। देखिए, विधि शब्द को कई रूप से व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि परमानेंट लॉज, परमानेंट लॉज का मतलब होता है स्थायी विधियाँ। ये कौन सी विधियाँ होती हैं? जो पार्लियामेंट में बनती हैं। परमानेंट लॉज जो होते हैं पार्लियामेंट में, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, या स्टेट लेजिस्लेटिव जो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव जो होते हैं विधानमंडल जिसको बोलते हैं, जो राज्य में कानून बनाते हैं। तो राज्य में कानून जो आपके चीफ मिनिस्टर के अधीन क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पारित करवाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव में जो पारित होते हैं, तो वो सारे लॉज परमानेंट लॉज में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लोकल लॉज। क्या होते हैं लोकल लॉज? मतलब देखिए, कोई गवर्नर है,
या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करके वो कोई भी लॉ अध्यादेश किसी तरह का अध्यादेश पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये लोकल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी विधायन होते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी भी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनके पास ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, ठीक है, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार होता है। तो वो भी इसी में आ जाते हैं स्टेट्स की कंडीशन में। तो वो भी क्या करते हैं, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन या रेगुलेशन या रूल या ऑर्डिनेंस वो पास करते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये समझना कि जब भी ऑर्डिनेंस ये लॉज बनते हैं तो वो सारे के सारे लॉज जो बनते हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ब्रेक करके नहीं बनाए जाने चाहिए। कहने का मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको वायलेट करके नहीं बनाए जा सकते। जब भी कोई भी संविधान में कोई भी नियम बनाया जाता है, कोई भी लॉ या कोई भी ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहे हैं। मतलब आप समझिए फंडामेंटल राइट जो होते हैं, मौलिक अधिकार, उनका हनन तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड हो जाते हैं। और अगर ये कोई भी संस्था, जितनी मैंने आपको बताई अभी, वो सारी संस्थाओं में से कोई भी संस्था अगर कोई लॉ बनाता है, कोई ऑर्डिनेंस पास करता है, कोई नोटिस पास करता है, या कोई रेगुलेशन बनाता है, या कोई ऑर्डर देता है, या कोई बाय लॉ होता है, ठीक है, कोई रूल बनाता है, तो वो सारे लॉज, रूल्स, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, ये सारे के सारे वॉइड हो जाएंगे इस केस में, जब कोई भी स्टेट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करके, ब्रेक करके, वायलेट करके कोई भी लॉ बनाता है। तो अनुच्छेद 13 यही कहता है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो, ठीक है। इन शॉर्ट में आप समझिए। और अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट्स के पास में भी जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, तो उसको वो रिव्यू कर सकती है। और अगर ऐसा पाती है कि वो जो लॉ बना है, या ऑर्डर है, या कोई नोटिफिकेशन है, जो भी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करके, वायलेशन करके तो नहीं बना है किसी भी तरह से। अगर ऐसा हुआ है तो उसको वो इनवैलिड कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास होती है, तो आप वहाँ पे जा कर के अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 मैंने जो आपको बताया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए थैंक यू very much for watching this video, and I hope you have enjoyed. Please like, share and subscribe to my channel, and also press bell icon for the further notification. Thank you, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।